ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो इंडिया आज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है आफ्टर चाइना। अगर चाइना के बाद अगर हम देखें तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग करती है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जहां पे अब हम हमारा पैसा लगा सकते हैं और आने वाले 10 साल इंडिया के होने वाले। तो इस 10 साल में आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है ताकि आपका जो मनी वो अच्छा खासा ग्रो हो सके। और आज हम 5 सेक्टर्स की बात करेंगे जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न आने वाले कुछ सालों में जनरेट कर सकते हो। तो आपको मैं 5 सेक्टर ही नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको सेक्टर बताऊंगा, बैकग्राउंड बताऊंगा थोड़ा सा कि क्यों आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, पूरा डाटा के साथ हम बात करेंगे। और आपको वो वे भी बताऊंगा जिसके हेल्प से आप उन सेक्टर में डायरेक्टली आपका पैसा लगा सकते हो। तो आप कहोगे कि सेक्टर में कैसे पैसा लगा सकते हो, तो हाँ, सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हो डायरेक्टली, पूरे के पूरे सेक्टर पे आप पैसा लगा सकते हो। इंडिविजुअली स्टॉक पिक करने से अच्छा अगर आप सेक्टर पे पैसा लगाते हो तो आपको पूरे के पूरे सेक्टर का एक्सपोजर मिलता है और वहां पे आपकी रिस्क जो होती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो इसीलिए सेक्टर पे कैसे पैसा लगाना है और कौन से सेक्टर यहां से अच्छा करने वाले डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में आपको अगले 10 साल के लिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये 10 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट्स आपको बताने आज वाला हूं। ओके, तो सबसे पहला हम सेक्टर देखेंगे जो है हमारा डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर क्यों अच्छा करेगा 10 साल में, इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो डिफेंस अगर हम देखें तो इंडिया इज गोइंग फ्रॉम इंपोर्ट टू प्रोड्यूसर। मतलब क्या, इंडिया जो था हमारा अभी तक जो था इंपोर्ट करता था, डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट था वो इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब इंडिया खुद के प्रोड्यूस करने लगा है डिफेंस के। अभी जो भी इक्विपमेंट है हमारे वो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आत्मनिर्भर का भारत का जो फोकस है इसमें इंडियन डिफेंस कंपनी को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद इंपोर्ट हम देखें तो सब्सटेंशियल जो है हमारा रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन सप्लायर्स। तो हमारा डिपेंडेंस है आत्मनिर्भर हम इसीलिए बनने की, मतलब ये इनिशिएटिव ही ये है कि हमारा जो डिपेंडेंस है बाकी कंट्री पे वो हम कम करने का वहां पे देख रहे हैं। उसके बाद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी वजह से इसको बूम आ रहा है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। हम अभी तक इंपोर्ट कंट्री थे डिफेंस के सेक्टर में, लेकिन अभी हम खुद के लिए तो प्रोड्यूस ही कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट अगर डिफेंस सेक्टर में देखें तो इंडिया लास्ट 2 ईयर से कर रही है। और यहां से आने वाली अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में जो कंपनीज है उनका अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है और यहां से अच्छा खासा डिमांड आ सकता है। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी अच्छी खासी चल रही है। अगर हम देखें तो 1.76 लाख करोड़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिफेंस प्रोडक्शन इन 25-26 में अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई, मतलब आज तक का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया में हुआ। 91% ऑफ द आर्मी एमिशंस नाउ प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। आत्मनिर्भर भारत हमारा जो इनिशिएटिव है उसके तहत हम 91% ऑफ जो हमारे इक्विपमेंट डिफेंस इक्विपमेंट हमें लगने वाले वो हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब डिफेंस सेक्टर में आने वाले दिनों में अच्छा खासा डिमांड आ सकता है। और हाईएस्ट ये 1.78 लाख करोड़ का हमारा आज तक का बजट जो था, इस साल हमने हाईएस्ट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ रहा है, अभी जो वॉर चल रहा था उसकी वजह से भी अगर मैं कहूं तो यहां से डिफेंस सेक्टर, इसी वजह से हर एक कंट्री डिफेंस पे अपना पैसा डाल रही है। इसका जो डायरेक्टली इंपैक्ट है, इंडियन कंट्री भी डिफेंस पे अच्छा खासा, अगर हमारा बजट भी आप देखोगे तो उसमें भी डिफेंस के लिए अच्छा खासा पैसा अलोकेट किया गया था। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आप कहोगे कि इन्वेस्टमेंट हम डिफेंस सेक्टर में डायरेक्टली कैसा कर सकते हैं, तो आपको इंडिविजुअली स्टॉक पिक करने की कुछ भी जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू ईटीएफ। अगर आप ईटीएफ नहीं जानते तो मैं यहाँ पे को और ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन आपको अगर डिटेल में समझना है तो उसका भी एक वीडियो हमारे यहाँ पे चैनल पे बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ईटीएफ मतलब क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज वो डायरेक्टली उस सेक्टर पे पैसा लगा देता है। ओके, तो मान लो अभी डिफेंस सेक्टर जो है हमारा, तो डिफेंस सेक्टर का जो हमारा इंडेक्स है, ओके, जो हमें सीएनएक्स डिफेंस करके होता है, या डिफेंस की मतलब हमारी जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स होती है वैसे ही डिफेंस की एक इंडेक्स होती है सेक्टोरियल इंडेक्स में। आपको वो देख सकते हो हमारे जो प्रैक्टिकल वीडियोज होते हैं उसमें आप, मैंने वो सब आपको स्टॉक सिलेक्शन और बाकी सब में वो दिखाया हुआ है कि कहाँ पे आप निफ्टी पे जाके वो देख सकते हो। तो एक आपको सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ। तो ये पूरे का पूरा डिफेंस सेक्टर का जो हमारा इंडेक्स होता है, इस पूरे के पूरे सेक्टर में मान लो अगर 25 कंपनी है तो ईटीएफ क्या करता है, डायरेक्टली इस 25 कंपनी में जैसे ही ये प्रोपोर्शन में ये इंडेक्स बनाए वैसे ही ये पैसा लगा देता है। तो मान लो अगर आप 1000 रुपीज भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका ये 1000 रुपीज डायरेक्टली इन 25 कंपनी में पूरा का पूरा लग जाता है। तो आपकी जो यहाँ पे रिस्क होती है
एक इंडिविजुअल कंपनी के यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हम जिसे कहते हैं वो भी आपके कम हो जाते हैं और पूरे के पूरे सेक्टर पे आप पैसा लगा देते हो। ओके, इसीलिए मैं आपको ईटीएफ वहाँ पे रेफर कर रहा हूँ और ईटीएफ में लिक्विडिटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। और अगर डिफेंस का देखो तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी अभी डिफेंस का एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल पे हमें डिफेंस सेक्टर दिख रहा है, तो आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा वहाँ पे लगा सकते हो और आने वाले 5-10 साल में डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासे आपकी जो अर्निंग है उसको बढ़ा सकते हो। ओके, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया का डिफेंस ईटीएफ जो है हमारा, ये अच्छा एक ईटीएफ अभी मार्केट में चल रहा है। तो इसके आपको फायदे ये होंगे कि निफ्टी इंडिया का डिफेंस का जो इंडेक्स है वो ट्रैक करेगा, उसमें 19 कंपनीज का एक्सपोजर आपको सिर्फ आपकी एक इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा, जिसमें आप सिर्फ 200 रुपए से भी आपकी इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर के ईटीएफ में स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको चाहो तो थोड़ा थोड़ा पैसा आगे जाके लगा सकते हो। अगर फोकस अगर हम देखें इस ईटीएफ का, तो डिफेंस प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड सर्विसेज, मतलब डिफेंस सेक्टर का पूरा आपको ओवरव्यू देता है। और रिस्क अगर देखें तो थोड़ी सी रिस्क वहां पे आपकी हो सकती है, क्योंकि अब डिफेंस सेक्टर की तरफ पैसा लगा रहे हो तो सेक्टोरियल इंडेक्सेस का क्या होता है, ये साइक्लिकल थोड़ी सी होती है। तो अभी डिफेंस में अच्छा खासा हमें डिमांड दिख रहा है, इसीलिए हम डिफेंस पे अभी पैसा लगा रहे हैं। लेकिन ईटीएफ की वजह से वैसे आपका इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग से तो बहुत ही ज्यादा आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। सेकेंड सेक्टर में जो आपको बताने वाला वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों? तो मैन्युफैक्चरिंग अगर देखें तो हमारा जो द चाइना +1 का जो अपॉर्चुनिटी है पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाने वाली है, जो अब आत्मनिर्भर भारत की जैसे हमने बात की वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की वजह से अलग अलग सब्सिडीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एसएमईज इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट अच्छा खासा स्पेंड वहां पे अपना पैसा कर रही है, स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा डिमांड वहां पे आ सकता है। तो अगर हम देखें तो $500 बिलियन का अगर हम देखें इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एम्बिशन बाय 3031 अगर हम देखें 2030 to 31 तक, तो $500 बिलियन, इट्स नॉट अ जोक। ओके, तो उसके बाद 300+ यूनिट्स यहाँ पे मोबाइल फोन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, 300+ यूनिट्स के वहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है। और $205 बिलियन मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट इन 24 एंड 25। तो मतलब ये मैंने आपको फ्यूचर बताया, और ये अगर हम देखें तो पास्ट में भी अच्छे खासे, मतलब आज तक का सबसे अच्छा एक्सपोर्ट भी हम वहाँ पे कर रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर भी हमें वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ पे हमें डिमांड देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद वैल्यू चेन अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो डिजाइन, कंपोनेंट्स, असेंबली और एक्सपोर्ट का हमारा जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू चेन है। तो इन सेक्टर में जो जो कंपनियां है वो उनका परफॉर्मेंस भी अगर आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो मार्केट अभी थोड़ा सा वॉर की वजह से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में था, लेकिन इन कंपनियों में इस टाइम में भी अच्छा अच्छा रिटर्न आपको दिया हुआ है। ओके, तो इसके इन्वेस्टमेंट पे अगर आप देखो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा निप्पॉन इंडिया का निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ जो है, इस पे आप डायरेक्टली पैसा लगा के जो भी कंपनियां हैं उन सब पे आप डायरेक्टली वहां पे पैसा लगा सकते हो, जिसमें टोटल 60 कंपनीज अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, जो जिसमें आप डायरेक्टली एक ही ईटीएफ के जरिए वहां पे पैसा लगा सकते हो। एक्सपोजर आपको मिलेगा ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स, मेटल्स, फार्मा, इंडस्ट्रियल, इन सबका एक्सपोजर आपको आपकी सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा। ओके, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम है, और रिस्क यहाँ पे अगर सेक्टोरियल इंडेक्स पे आप लगा रहे हो तो थोड़ी सी ज्यादा रिस्क आप वहाँ पे कह सकते हो। ओके, लेकिन रिस्क एज कंपेयर टू अगर आप इंडिविजुअल कंपनी लेते हो तो सेक्टर्स में अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी अगर अच्छा करे तो सेक्टर्स भी अच्छा करेगा, और सेक्टर्स अगर अच्छा कर रहे तो वहां पे आपका भी पैसा बनेगा ही बनेगा। ओके, तो एआई थर्ड सेक्टर हम जो देखेंगे वो है हमारा एआई आईटी द कंप्यूट बूम। तो आपको भी पता है कि एआई का जो बूम है, आईटी का जो बूम है वो कितना अच्छा आ रहा है, एआई का डिमांड कितना बढ़ रहा है। आप भी अगर हो तो आप भी एआई का यूज डेली लाइफ में आपके कर रहे हो, तो एआई वाली जो कंपनियां वो बहुत अच्छा यहाँ से कर सकती है। उसके बाद जो डाटा कैपेसिटी, डाटा सेंटर्स वाली कंपनियां वो भी अच्छा खासा कर सकती है, तो उसके बारे में हमारा ये थर्ड सेक्टर होगा। तो द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के में अगर हम देखें तो एआई एंड एप्लीकेशंस वाली जो कंपनी है, क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है, डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर्स कंपनी और पावर कंपनीज, ये पूरे के पूरे अगर आप इंडिविजुअल भी सेक्टर्स देखो तो ये सब सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप पूरा मतलब एक ही इसमें पैसा लगाना चाहते हो तो अगर हम डाटा सेंटर्स की कैपेसिटी अगर हम देखें 2.2 गीगावाट थी हमारी 2025 में, लेकिन वो होने वाली 12 गीगावाट टिल 30, मतलब 40% CAGR इन कैपेसिटी, मतलब 40% CAGR, इट्स नॉट अ जोक। अगर 40% कोई इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है उस पर अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा वहां पे बनना जरूरी है भाई। 40% का CAGR, इट्स नॉट अ जोक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट
वाई इट मैटर्स फॉर इंडिया, तो अगर हम देखें तो $350 बिलियन+ इंडिया टेक इंडस्ट्री साइज एक्सपेक्टेड FY26 तक। ओके, ग्लोबली कैपेसिटी सेंटर्स अगर हम देखें, इंडिया टू बी अ लार्जेस्ट GCC हब बाय 2030। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स अगर हम देखें तो लार्जेस्ट हब हम बनने वाले हैं टिल 2030। ओके, डिजिटल एडप्शन अगर हम देखें, क्लाउड सास हो गया, AI अक्रॉस एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट, सब तरफ AI का यूज हो रहा है, इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपको ये इंडस्ट्री देखिए। ओके, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का डिमांड आ रहा है, और AI तो मतलब हर जगह पे अभी AI का यूज हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मुझसे पूछो तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT बीच जो है हमारा, इस पे इन्वेस्ट करके इसमें आपको 30 कंपनीज का एक्सपोजर एक ही ETF में मिल जाएगा। एक्सपोजर आपको इंडिया लीडिंग IT सिस्टम का मिलेगा, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशो कम होगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ी सी आपकी ज्यादा हम वहां पे कह सकते हैं, क्योंकि रिस्क ETF अगर आप सेक्टर पे पैसा लगा रहे हो, तो मैंने जैसे बताया आपको, अगर सेक्टर साइक्लिकल होते हैं, सेक्टर में अगर स्लो डाउन आता है तो आपको आप स्लो डाउन आपके इन्वेस्टमेंट में भी दिखेगा, लेकिन ये भी एक अच्छा सेक्टर, अगर आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक बेस्ट सेक्टर हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40% CAGR से अगर वो कैपेसिटी बढ़ रही है, सेक्टर बढ़ रहा है, तो आपका पैसा भी उस या उससे रिलेटेड CAGR से आपका पैसा भी वहाँ पे बढ़ सकता है। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं EV का सेक्टर, हमारा फोर्थ सेक्टर होगा ईवी। आपको भी पता है अभी क्या हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग थी अभी तक ऑयल डीजल कार्स की, वो पूरा का पूरा ईवी पे शिफ्ट हो रहा है। अगर आप टायर 1 टायर 2 सिटीज में रहते हो तो आपको भी पता होगा कि ईवी का डिमांड कितना बढ़ चुका है। ईवी स्टेशन हर जगह पे लग रहे हैं, ईवी आपको दिखने, मतलब मोस्ट ऑफ अभी 20-30% जो कार से वो ईवी हो गई। अच्छी अच्छी कंपनियों ने ईवी कार से वहाँ पे निकाली हुई, तो ईवी का जो सेक्टर है इसमें भी अच्छा खासा डिमांड हमें वहाँ पे आता हुआ दिख रहा होगा। तो स्ट्रांग ग्रोथ इन ईवी एडॉप्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। जो नितिन गडकरी जी का जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे कि 2030 तक हम पूरा का पूरा ईवी कर डालेंगे, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे होगा, CNG और ईवी वाले जो कार है उसको पूरा का पूरा बेनिफिट इस इंडस्ट्री को वहाँ पे होने वाला है। ओके, टोटल ईवी सोल्ड इन अगर 25 मतलब 2025 में अगर हम देखें तो 20 लाख प्लस, मतलब अगर हम देखें तो 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने के लिए मिले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर हम देखें टू व्हीलर में, तो टू व्हीलर में 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो 11.49 लाख यूनिट्स। एंड इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में अगर हम देखें तो वहाँ पे 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इट्स नॉट अ जोक, और ऐसी ग्रोथ अगर चलती रही तो आपका पैसा भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो हो सकता है। ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन इज रियल, आपको भी पता है कि ईवी की तरफ अब सब कार हो गई, क्योंकि ये एज अ कंज्यूमर एज अ यूजर भी मुझे अफोर्डेबल करता है, और कंपनी के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये बिजनेस मॉडल एक अच्छे तरीके से अब ग्रो कर रहा है। ओके, उसके बाद ईवी इकोसिस्टम अगर हम देखें, बैटरी सेल्स हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी होगी, कंपोनेंट्स वाली मोटर पावर वाली कंपनी होगी, चार्जिंग इंफ्रा वाली कंपनी होगी, सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी वाली कंपनी होगी, इन सब को अल्टीमेटली इसका बेनिफिट होने वाला है। तो इस सब का अगर आप एक ही जगह पे बेनिफिट लेना चाहते हो, तो ये बेनिफिट लेने के लिए आपको मिराई एसेट निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटोमोटिव ETF जो है, ये एक ही ETF आपको इन सब सेक्टर्स का, और या सब बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब का आपको एक ही जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे देगा। इसमें 40 कंपनी आती है, जो कि न्यू ईवी न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है, जिसमें मतलब जो नई ईवी की तरफ जो भी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है, उन सब कंपनियों में आपका डायरेक्टली पैसा वहां पे लगने वाला है। यहाँ पे भी एक्सपेंस रेशो आपका कम रहेगा, और रिस्क थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर्स रहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर आप पिछला बजट देखो, ये बजट देखो, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखें, हम अब ग्रोइंग कंट्री है, हम एक कंट्री है जो अभी वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी तरह से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छी खासी डिमांड हमें आता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है। अगर हम सोशल भी देखें, मतलब प्राइवेट स्पेंडिंग भी देखें, वो भी अच्छी खासी हमें बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस सेक्टर को अल्टीमेटली उसका बेनिफिट होने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंजन है इंडिया का, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस सेक्टर पे फिर हम भी पैसा लगाएंगे। ओके, तो ह्यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो 12.2 लाख करोड़ पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 26-27 का गवर्नमेंट का है। उसके बाद 9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 3.1% ऑफ GDP ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वहाँ पे स्पेंडिंग वहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो कौन से सीमेंट एंड स्टील सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब एंड इकोसिस्टम ग्रोथ, ये पूरा का पूरा एवरी ₹1 इन्वेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट 2.5 to 3.5 इन GDP ओवर द मीडियम टर्म। ओके, मतलब आप समझ रहे
रहे हो कि 1 रुपया अगर स्पेंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो 2.5 to 3.5% रुपीज़ का वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, तो की इंफ्रा सेगमेंट अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब रोड और बाकी सब एक्सप्रेसवेज, हाईवे, मेट्रो, ये तो आपने नितिन गडकरी जी को देखा ही होगा। तो 70वें एक्सप्रेसवे अभी चल रहा है, जैसे कि हम देखें समृद्धि होगा और बाकी सब कुछ आप वहाँ पे देख ही सकते हो। एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बढ़ रहा है क्योंकि पूरा ईवी सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से गवर्नमेंट उसमें पैसा डाल रही है। तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि 5G हो गया, फाइबर जो होते हैं नेटवर्क के वो सब हो गए, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया, और लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स में भी अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर 20 अगर आप लेते हो तो आप यहाँ पे 35 कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की टॉप 35 कंपनीज, उसका आपको डायरेक्टली एक्सपोजर वहां पे मिल जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का आप डायरेक्टली वहां पे बेनिफिट वहां पे ले सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको ये 5 ही सेक्टर क्यों दिए, इसका मैं आपको रीजन भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको लग रहा है कि मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं होता। मैंने पूरा स्टडी करके ये सेक्टर आपके लिए चूज किया, वो इसके फंडामेंटल्स भी मैं आपको दिखा था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सब मतलब ये करके आपके लिए पूरा एक क्लीन चिट वीडियो बना के दिया है। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा रीजन आपको बता देता हूँ कि ये 5 ही हमने क्यों चूज किया। तो डिफेंस अगर हम देखें तो आपको भी पता है, इंडियनाइजेशन मतलब हम आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं, राइजिंग बजट अगर बजट में हमारा दिख रहा है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारा बढ़ने वाला है, एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट अच्छा खासा सपोर्ट वहां पे करती हुई दिख रही है, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट होगा हमारा डिफेंस सेक्टर पे, और डिफेंस सेक्टर का हमारा वहां पे बजट भी अच्छा दिख रहा है, तो वहां पे हम अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन अगर हम देखें, PLI स्कीम का बेनिफिट इसको मिलेगा। फोकस ऑन अ सेल्फ रिलायबल इंडिया जो हो रहा है अभी, SMEs को जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उस सब का बेनिफिट इसको होगा। AI एंड IT के बारे में तो आपको बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है, आप ChatGPT हो गया, AI टूल्स एवरीवेयर आप यूज़ कर रहे हो। तो मतलब अब अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप नीचे जाके वहाँ पे समराइज वीडियो पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास गूगल का जिमिनी का प्रो है तो तब भी आपको पूरा का पूरा वीडियो भी समराइज करके, मतलब इतना AI फास्ट हो गया, इतना एडप्शन अभी बढ़ चुका है, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट इस सेक्टर को होने वाला है। EV एंड मोबिलिटी का भी अगर हम देखें तो पूरा का पूरा मतलब जो हमारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव की EV आगे आने वाले समय में सिर्फ EV चलेगी और बाकी सब, इसका डायरेक्टली बेनिफिट इस सेक्टर को होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ह्यूज कैपेक्स, अर्बनाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और बाकी सब पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा है, इस सब का डायरेक्टली बेनिफिट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को होने वाला है। तो अगर आप इन सेक्टर्स पे, मैंने जैसे आपको बताया, जो मैंने ऑप्शंस बताए, वो ऑप्शंस अगर आप वहाँ पे फॉलो करते हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली इन सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हो। आपको ना ही एक एक कंपनी पिक करने की जरूरत है, नथिंग नथिंग नथिंग। आप डायरेक्टली सेक्टर पे पैसा लगाओ और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे बैठ जाओ। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं कि डिफेंस का अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF। ओके, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशो अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 0.53% एक्सपेंस रेशो है। आइडियल होराइजन अगर मेरे को 5 साल प्लस अगर आपका है तो ये सेक्टर आपको सच में अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें तो इसके लिए निप्पॉन इंडिया निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग ETF, इसका भी एक्सपेंस रेशो 0.27, मतलब कुछ भी नहीं, बहुत ही कम है। AI और IT का अगर हम देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF IT बीज ये आप खरीद सकते हो, इसका भी अगर हम एक्सपेंस रेशो देखें तो 0.23% ओनली। उसके बाद अगर हम देखें तो EV और मोबिलिटी का जो सेक्टर है, इसका मिराई एसेट निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमेशन ETF अगर हम देख सकते हैं, इसका भी एक्सपेंस रेशो अगर हम देखें तो 0.65% उन्हें। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जिसका भी हम देख सकते हैं कि 0.23% ही हमें एक्सपेंस रेशो दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये जो ETF भी मैंने बताए हुए आपको, ये भी मैंने कुछ ऐसी कंपनी से नहीं बताए हुए। अगर हम मोतीलाल ओसवाल देखें तो ये इंडिया की टॉप लीडिंग फर्म हम इसे कह सकते हैं, इसका मैंने आपको ETF बताया ताकि वहाँ पे लिक्विडिटी आपको अच्छी मिले और सेफ्टी भी अच्छी मिले। निप्पॉन इंडिया तो लीडिंग फर्म है, आपको सबको पता होगा। निफ्टी बीज अगर आप गोल्ड सिल्वर बीज सब कुछ आप निप्पॉन इंडिया से ही खरीदते हो। ओके, तो निप्पॉन के ही मैंने इसलिए आपको ये 3 दे दिए ताकि वहाँ पे लिक्विडिटी भी अच्छी रहे और जब भी कभी आप सेल भी करना चाहो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, तो आपको एक ईज मिले, वहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आपको निप्पॉन इंडिया बताया। और मेरा एसेट निफ्टी EV का अगर मैं बताऊँ तो मेरा एसेट जो है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक अच्छी एसेट मैनेजमेंट फर्म कही जाती है, तो उसका भी आपको वहाँ पे एक अच्छी फर्म है, तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये बेस्ट ETFs आपके लिए चूज करके दिए हुए। ओके, तो रिस्क की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन की रिस्क वहाँ पे हो सकती है, कब आप पैसा डालते हो कुछ नहीं। ओके, लेकिन गुड सेक्टर्स अगर आप ये तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन
साइक्लिकल वैसे सेक्टर चलते हैं। यहाँ से अगर मैं आगे देखूँ तो ये सेक्टर्स अच्छा करेंगे, ये हम वहाँ पे एजम कर सकते हैं। तो हायर पी अगर रहे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर मतलब हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो थोड़े अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ट्रेंडिंग मार्केट को अगर आप फॉलो करते हो तो अभी मतलब मार्केट का जो सिचुएशन था, कंसोलिडेशन जोन में मार्केट चला गया था, तो इसकी वजह से हमें अच्छे प्राइस पे अभी सब सेक्टर्स हो गए या निफ्टी भी अगर हो गई तो हमारा मार्केट एक अच्छे वैल्यूएशन लेवल पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हो। ओके, एग्जीक्यूशन रिस्क होती है कि गवर्नमेंट प्लान्स इज नॉट इक्वल टू कंपनी प्रॉफिट्स, मतलब गवर्नमेंट के प्लान है लेकिन क्या एग्जीक्यूशन में वो कंपनी डायरेक्टली ये होते हैं, इसी वजह से हम ईटीएफ पे पैसा लगा रहे हैं ताकि आपको एक इंडिविजुअल कंपनी अगर अच्छा नहीं भी करती तो बाकी कंपनी आपको क्वेश्चन वहाँ पे कर लेती है। ओके, कॉम्पिटेटिव रिस्क होती है, हाई ग्रोथ अट्रैक्ट्स कंपटीशन, तो हम तो सेक्टर पे पैसा लगा रहे हैं तो ये भी रिस्क हमें उतनी वहाँ पे होती नहीं। और साइक्लिकल रिस्क होती है, साइक्लिकल रिस्क जो होती है कि मार्केट के कुछ साइकिल्स होते हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडियन मार्केट अभी अच्छे वैल्यूएशन जोन पे, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो इंडियन मार्केट अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ से दे सकता है, तो हम एक ब्रेकआउट लेवल पे भी हम कह सकते हैं। और यहाँ से आगे आप अच्छा खासा पैसा इंडियन मार्केट में बना सकते हो। ओके, और जो सेक्टर हमने डिस्कस किए वो तो ग्रोइंग सेक्टर है, तो जितना मार्केट देगा उससे तो हम अच्छा ही पैसा बना सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड, मैंने आपको तो इन्वेस्ट कैसे करना है इसके 4 वेज होते हैं। तो सबसे पहले तो सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड होगा, तो म्यूचुअल फंड का लेकिन एक्सपेंस रेशो वहाँ पे ज्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली ईटीएफ बता दिया। थीमेटिक ईटीएफ जो हमने डिस्कस किया अभी, ईटीएफ जो ईटीएफ का क्या होता है कि आप डायरेक्टली जाके बाय एंड सेल, जब भी मार्केट आवर्स में मार्केट ओपन होता है आप डायरेक्टली स्टॉक के जैसे बाय एंड सेल कर सकते हो, जिसमें एक्सपेंस रेशो भी आपका कम होता है और वहाँ पे लिक्विडिटी जिनमें अच्छी वही ईटीएफ मैंने आपको सजेस्ट किया। ओके, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक से आप कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, अगर आपको स्टॉक एनालिसिस आता है तो आप कर सकते हो। ओके, और सेक्टोरियल इंडेक्स फंड जो होते हैं वो भी मतलब फंड में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो आपका बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में चाहो तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इंडिविजुअल स्टॉक्स फ्रॉम ईच सेक्टर, मतलब ये जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए, अभी मैंने आपको एक वे बता दिया कि आप ईटीएफ के जरिए अगर कम रिस्क लेना चाहते हो या कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ी रिस्क लेके अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको चाहिए तो हर एक सेक्टर से 3 स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट स्टॉक्स विद बेस्ट फंडामेंटल एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर लो, अगर आपका कोई फ्रेंड इन्वेस्ट करना चाहता है उसके साथ भी शेयर कर लो, ताकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर एक सेक्टर से 3 स्टॉक, टॉप स्टॉक। अगर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो, ताकि आप आने वाले समय में अच्छा खासा आपका पैसा बना सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लर्निंग।